अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द 15th लेक्चर ऑफ एनालिटिक नंबर थ्योरी। पहले रिव्यू करते हैं लेक्चर नंबर 14 को, जिसके अंदर हमने एक न्यू नोशन इंट्रोड्यूस की थी, ऑर्डर ऑफ एन इंटीजर। सो ऑर्डर ऑफ एन इंटीजर जो है वो बेस कर रहा था एक तो मॉडलो जो भी आपने कंसिडर किया होगा, और हम और सिर्फ उन नंबर्स का ऑर्डर कैलकुलेट कर रहे थे जो कि m के साथ, जो हमने मॉडलो कंसिडर किया उसके साथ रिलेटिवली प्राइम हो। तो हमारे पास जो रिस्ट्रिक्शन थी वो थी कि a और m जो है वो रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए, और a की वजह सबसे ऐसी छोटी पावर एज जिससे इसका आंसर कंग्रेंट टू 1 mod m आ जाए, उसको मैं कहूँगा कि ये एज जो है इट इज़ एन ऑर्डर ऑफ a। फिर हमने देखा कि अगर आप कोई और नंबर s चूज करते हैं एज के अलावा, और a रेस्ट पर s भी कंग्रेंट टू 1 mod m आ जाता है, तो इस एज का और इस s का क्या रिलेशन होगा। तो हमने डिफाइन किया कि एज जो है वो हमेशा डिवाइड करेगा s को, और फिर जैसे कंक्लूड किया कि जो ऑर्डर है किसी भी नंबर का वो हमेशा जिस मॉड में भी आप कंसिडर कर रहे हो उसके आइलर फी फंक्शन को हमेशा डिवाइड करेगा। फिर देखा कि अगर आपके पास एक नंबर का ऑर्डर पता है, आपने कैलकुलेट कर लिया है, तो उसी नंबर की पावर्स के जो ऑर्डर होंगे वो क्या होंगे। और फिर हमने लास्ट में एक ऐसा नंबर कंस्ट्रक्ट किया कि अगर हमारे पास दो ऑर्डर्स गिवन हो तो एक ऐसा नंबर चाहिए था कि जिसका ऑर्डर एग्जैक्टली उन दो गिवन नंबर्स का एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल बन जाए। तो लास्ट रिजल्ट हमने ये किया कि हम उसको प्रूफ किया कि हम ऐसा नंबर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आज के लिए जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है ऑर्डर से, लेकिन जिस तरह हमने यहाँ देखी थी कि हमारे पास जो ऑर्डर है वो हमेशा डिवाइड कर रहा है फाई ऑफ एम को। तो इधर से सम हमारे पास एक रिलेशन बनता है कि ऑर्डर के अंदर और फाई ऑफ एम के अंदर क्या रिलेशन होगा। तो मैं अगर ये स्टेटमेंट को इस तरीके से लिखूं कि फाई ऑफ एम जो कि आईआरएफई फंक्शन है इज द अपर बाउंड फॉर द ऑर्डर ऑफ एनी नंबर, तो ये इसे एनी नंबर ए रख लेते हैं। सो ये इज एन अपर बाउंड, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए जो है किसी भी नंबर का वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा फाई ऑफ एम के। ये क्यों ट्रू है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये रिलेशन है कि ऑर्डर ऑफ ए ने डिवाइड करना है हमेशा फाई ऑफ एम को, क्योंकि फाई ऑफ एम बाय आयलर्स थ्योरम अगर ए के ऊपर लग जाए तो ये हमेशा कंग्रेंट देगा 1 mod m के। अब वो वाला रिलेशन के अंदर ये s आ गया जो हमने अभी लास्ट स्लाइड में डिस्कस कर रहे थे, और ऑर्डर वो लीस्ट एलिमेंट है, तो ये कोई भी अगर आर्बिट्रेरी एलिमेंट है तो लीस्ट एलिमेंट ने इसको हमेशा डिवाइड करना है। अब एक नंबर दूसरे को डिवाइड कर रहा हो तो उन दो नंबर्स के दरमियान क्या रिलेशन होगा। बड़ा नंबर तो छोटे को डिवाइड नहीं कर सकता, इसका मतलब है कि हमेशा छोटे नंबर ने बड़े नंबर को डिवाइड करना है। तो ऑर्डर अगर डिवाइड करता है हमेशा आइलर फी फंक्शन को, इसका मतलब है कि ऑर्डर हमेशा छोटा रहता है आइलर फी फंक्शन से। तो ये हमारे पास एक नेचुरल सा एक बाउंड आ गई ऑर्डर के लिए कि भाई इससे आगे नहीं जा सकते। और फिर हमने लास्ट स्लाइड के अंदर देखा था, लास्ट लेक्चर के अंदर, कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो इसके डिवाइसेस होते हैं उन्हीं की जरूरत होती है हमें। जो भी आपके पास ऑर्डर है उसने हमेशा डिवाइड करना है फाई ऑफ एम को, तो फाई ऑफ एम के सारे डिवाइसेस लिख लें और फिर देखेंगे उनमें से आपके नंबर का ऑर्डर कौन सा बन रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि व्हेन order of a any arbitrary number is exactly phi of n, ये कब होता है और इन जैसे केसेस को हम कैसे डील करेंगे, इनका क्या नाम रखेंगे। ये एक स्पेशल केस है कि इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास वो एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि अपना मैक्सिमम ऑर्डर की जो पॉसिबिलिटीज है, ऑर्डर की जितनी पॉसिबिलिटीज है उनमें से जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है उसको अटेन कर लेते हैं। ये हमारे पास इसका रिलेशन बनता है। अब हम इस केस को स्टडी करने के लिए एक नई नोशन डिफाइन करते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरीके से इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज निकाली जा सकती हैं। तो उसका जो नाम है वो है प्रिमिटिव रूट। लेट m बी एनी पॉजिटिव नंबर and a is such that a and m are relatively prime, then a is called the primitive if order of a is exactly equal to Euler phi function of m। अगर ये हो रहा हो
तो हम कहेंगे कि भाई ये जो a है ये प्रिमिटिव रूट है m का। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और फिर देखते हैं कि कब हम प्रिमिटिव रूट्स निकाल सकते हैं और कब नहीं निकाल सकते। पहली एग्जांपल लेते हैं m इज इक्वल टू 5। a मैं चूज करता हूं 2 और क्वेश्चन ये करता हूं कि क्या 2 इज अ प्रिमिटिव रूट ऑफ 5 और नॉट, ये क्वेश्चन है। मैं 2 की पावर्स कैलकुलेट करना शुरू करता हूँ। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि 2 की जो सबसे छोटी पावर 4 है वो कंग्रेंट आती है 1 mod 5 के। इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ 2 जो है वो 4 है। अब मैं ये m अगर गिवन है तो phi of m कैलकुलेट करता हूँ, phi of 5, बिकॉज 5 इज अ प्राइम नंबर, आंसर शुड बी 5 minus 1 4। इसका मतलब है कि ये एग्जैक्टली बराबर आ रहा है phi of 5 के। तो मैं ये क्लेम करूंगा कि 2 इज अ प्रिमिटिव रूट ऑफ 5, यानी कि 2 के पास जितनी भी ऑर्डर के लिए पॉसिबिलिटीज थी उसने उसमें से सबसे मैक्सिमम अटेन कर ली। मैक्सिमम जो थी वो आइलर फंक्शन था और 5 का आइलर फंक्शन 4 आता है, तो इसलिए 2 का प्रिमिटिव रूट 5 का प्रिमिटिव रूट जो है वो 2 है। प्रिमिटिव रूट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही हो। मिसाल के तौर पे 5 के लिए देखते हैं कि क्या कोई और प्रिमिटिव रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। मैं 3 की पावर्स देना शुरू कर देता हूँ यहाँ से 3 raised to power 1 is congruent to 3 mod 5, 3 square is 9, 9 is congruent to 4 mod 5, 3 cube is 3 3 is 9, 9 3 is 27 और 27 को mod 5 में देखेंगे तो it is congruent to 2 mod 5, then 3 raised to power 4, 27 into 3 is 81 और 5 13 is so 5 16s are 80, तो क्योंकि यह 3 raised to power 4 81 आ रहा है तो 5 16s are 80, बाकी रिमाइंडर बचा 1, that is 1 mod 5। 5 के लिए आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं आइलर फी फंक्शन क्या आता है, that is 4, ये आपने लिखा हुआ है। 3 का ऑर्डर भी 4 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 is also a primitive root of 5। तो मैंने एक एग्जांपल बता दी जिसके अंदर आपके पास एक ही नंबर के कॉरस्पॉन्डिंगली प्रिमिटिव रूट्स ज्यादा हो सकते हैं। तो जिसने हमने लास्ट के अंदर एक्सप्लेन किया था कि ये प्रिमिटिव रूट की नोशन ये डिपेंडेंट है कुछ नंबर्स के ऊपर, ये डिपेंडेंट है आप किस मॉड के अंदर कंसिडर कर रहे हैं, तो उस मॉड के हिसाब से प्रिमिटिव रूट जो है वो आएगा। प्रिमिटिव रूट जो है ना यूनिक नहीं हो सकता, इंडिपेंडेंट नहीं है इस नंबर से। मैं हर 2 को क्लेम नहीं कर सकता कि 2 इज अ प्रिमिटिव रूट, मुझे ये मेंशन करना पड़ेगा कि 2 इज अ प्रिमिटिव रूट ऑफ व्हाट। सो इन दिस केस हमने ये शो किया कि 2 इज अ प्रिमिटिव रूट ऑफ 5, इस तरीके से 3 इज अ प्रिमिटिव रूट ऑफ 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या हर नंबर के प्रिमिटिव रूट एग्जिस्ट करेंगे। तो एक हमें एग्जांपल देनी है जिसके अंदर एक ऐसा नंबर जिसका प्रिमिटिव रूट कोई ना हो। मैं m की वैल्यू लेता हूं 8। प्रिमिटिव रूट ढूंढने के लिए उसकी डेफिनेशन ये है कि a ऐसा चूज करना है जो कि m के साथ रिलेटिवली प्राइम हो। तो 8 से पीछे जो नंबर्स जो कि 8 के साथ रिलेटिवली प्राइम है वो कौन कौन से हैं, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है ये। अब मुझे ये चाहिए कि इनमें से किसी एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो एग्जैक्टली आइलर फी फंक्शन बन जाए m का। तो मैं इसको पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ कि मुझे चाहिए क्या। 5 of 8 इज बेसिकली 5 of 2 क्यूब और ये मुझे पता है कि प्राइम की पावर है तो इट इज 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर, इट इज 8 माइनस 4, इट इज 4। तो ऊपर वाले चारों नंबर लिखे हुए हैं, तो आइलर फी फंक्शन जो है ये 4 आ रहा है। अब मुझे इन नंबर्स में से किसी एक का अगर ऑर्डर 4 मिल जाता है तो इसका मतलब होगा कि वो वाला एलिमेंट प्रिमिटिव रूट बन गया, क्योंकि मुझे डेफिनेशन ये है कि a मैंने चूज करना है जो कि m के साथ रिलेटिवली प्राइम हो और जो उसका ऑर्डर हो वो एग्जैक्टली 5 of m हो, यानी 5 of 8 हो। तो 5 of 8 मैंने कैलकुलेट किया और 4 आ रहा है, तो मुझे इनमें से किसी एलिमेंट का ऑर्डर 4 चाहिए। मैं बारी बारी से आपको चेक कर लेता हूँ। 1 itself congruent to 1 mod 8 है, तो 1 का ऑर्डर तो 1 ही है क्योंकि सिंपल सा एलिमेंट है। नेक्स्ट 3 की पावर नेक्स्ट लेते हैं स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज congruent to 9 and 9 is congruent to 1 mod 8।
तो इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ 3 जो है वो 2 होगा। इसी तरीके से 5 का नेक्स्ट नंबर चूज करते हैं, 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर इज 25 एंड 25 के अंदर से 8 थी 24, बाकी बचा आपके पास 1 mod 8। So this means कि order of 5 is also 2। Then आखिरी नंबर बचा 7। 7 का स्क्वायर लिया तो congruent to 7 square is 49 and 8 6 है 48, बाकी बचा 1, तो mod 8 में रिमाइंडर 1 दे रहा है। This means कि order of 7 is also 2। तो 1 का ऑर्डर 1 मिला, 3 का 2 मिला, 5 का भी 2 मिला, 7 का भी 2 मिला। इनमें से किसी एलिमेंट का ऑर्डर 4 तक नहीं पहुंचा। दिस मीन्स कि m इज इक्वल टू 8 हैज नो प्रिमिटिव रूट। तो पिछली एग्जांपल थी उसमें प्रिमिटिव रूट पड़ा हुआ था, और वो एग्जांपल साथ इस चीज की भी थी कि प्रिमिटिव रूट जो है वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। मैंने 2 निकाल के दिखाया, 2 भी प्रिमिटिव रूट है और 3 भी प्रिमिटिव रूट है। और अब एक m ऐसा कंसिडर किया है जिसका कोई प्रिमिटिव रूट नहीं है, तो हमारे पास सारी पॉसिबिलिटीज है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, अगर होंगे तो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब हम प्रिमिटिव रूट्स को जरा थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि प्रिमिटिव रूट्स की बेसिकली आइडिया क्या है, और हम किन नंबर्स के बारे में कह सकते हैं कि इनके प्रिमिटिव रूट होंगे, किन के नहीं कह सकते। एक प्रिमिटिव रूट अगर आपके पास एक नंबर गिवन है तो उसका प्रिमिटिव रूट कैलकुलेट करना है तो उसके अंदर क्या क्या ऑर्डर्स हैं, ये सारे डिस्कस करते हैं। तो पहले एक थोड़ा सा हिस्टोरिक नोट है। सबसे पहले जो इस प्रॉब्लम को कंसिडर किया था वो इस ईयर के अंदर आयलर ने कंसिडर किया था प्रिमिटिव रूट्स कैलकुलेट करने के लिए, और उसने जो अपनी m थी जिनके प्रिमिटिव रूट वो चूज करना चाहता था उसको रिस्ट्रिक्ट कर लिया था सिर्फ प्राइम नंबर्स के लिए। और क्वेश्चन ये था, जारी बात है कि पहले अगर आपने m8 चूज कर लिया है तो उसके लिए आपको पता लग रहा है कि इसका कोई प्रिमिटिव रूट नहीं है, तो एक नेचुरल सी चॉइस थी कि अगर m प्राइम नंबर्स कंसिडर करें तो क्या उनके प्रिमिटिव रूट्स होते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट एग्जांपल है m इज इक्वल टू 5 के लिए 5 एक प्राइम नंबर है, तो 5 के लिए मैंने प्रिमिटिव रूट निकाल दिया। इसका मतलब है कि समहाउ ये आइडिया मिल रहा है कि प्राइम नंबर्स के लिए शायद हो लेकिन बाकी सब नंबर्स के लिए ना हो। तो आयलर ने सबसे पहले यही क्वेश्चन किया कि अगर मैं प्राइम नंबर्स कंसिडर करूं तो क्या प्राइम नंबर्स के प्रिमिटिव रूट्स होते हैं, प्राइम नंबर्स हैव प्रिमिटिव रूट्स। तो ये क्वेश्चन था जिसको पोज किया। अब इसका आंसर जो दिया ना 1773 के अंदर आयलर ने, वो एक प्रूफ था लेकिन उसके अंदर कुछ गैप था। उसने अपनी तरफ से एक प्रूफ देने की कोशिश की कि हाँ ये बात ट्रू है कि एवरी प्राइम नंबर हैज अ प्रिमिटिव रूट। इनके कोई भी आप प्राइम नंबर कंसिडर करें, पी की वैल्यू कोई भी रख लें, उसका प्रिमिटिव रूट कोई ना कोई जरूर मिलेगा। देन 1785 के अंदर लेजेंडर ने फर्स्ट कंप्लीट प्रूफ दिया इसका। एवरी प्राइम नंबर हैज अ प्रिमिटिव रूट। और लेटर गॉस ने, जिसको सबसे बड़ा मैथमेटिशियन माना जाता है, प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स, उसने एक से ज्यादा वर्जन दिए अपनी बुक के अंदर, गिव मोर देन वन वर्जन ऑफ द सेम फैक्ट, जिसकी हम ऊपर जिक्र कर रहे हैं कि एवरी प्राइम नंबर हैज अ प्रिमिटिव रूट। तो उसने एक से ज्यादा तरीके से इसको प्रूफ किया। अब हम इसके मतलब कुछ रिजल्ट देखते हैं, लेकिन उसके लिए पहले हमें एक नोशन डिफाइन करनी पड़ेगी, लीस्ट यूनिवर्सल एक्सपोनेंट। लेट m be a positive number and a and m is 1। मैंने a ऐसा चूज करना है जिसका जीसीडी m के साथ 1 हो। Then the least universal exponent, जिसका नाम u रख लेते हैं, is the least positive number such that a raised to power u is congruent to 1 mod m।
फॉर ऑल ए एंड एम जिनका जीसीडी 1 है। सो अब आपके पास m जो है वो एक नंबर आपने चूज कर लिया। उस नंबर चूज करने के बाद आप जितने भी a m के साथ रिलेटिवली प्राइम आ रहे हैं सब के ऑर्डर्स के हिसाब से अब एक नया नंबर चूज कर रहे हैं। वो ऐसा होगा जिसकी पावर रेज करने से कंग्रेंट जो आप 1 मॉड आ जाए, और ये वाली पावर सबके लिए काम करनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो मैं कहूँगा कि वो वाली जो पावर है वो लीस्ट यूनिवर्सल एक्सपोनेंट है। एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ। m इज इक्वल टू 8 देखते हैं। 8 के लिए नंबर जो रिलेटिवली प्राइम आए थे 1, 3, 5 और 7 आए थे। हर एक का स्क्वायर जो है 1 स्क्वायर कंग्रेंट टू 1 मॉड 8 था, क्योंकि 1 कंग्रेंट टू 1 मॉड था। 3 स्क्वायर भी कंग्रेंट टू 3 स्क्वायर इज कंग्रेंट टू 1 mod 8. 5 square is also congruent to 1 mod 8 and 7 square is also congruent to 1 mod 8. ये सब के लिए 2 एक ऐसा नंबर है जो किसी के ऊपर भी रेस कर दिया जाए तो आंसर वो congruent to 1 mod दे देता है। इसका मतलब है कि u is equal to 2 is the least universal exponent for m is equal to 8। तो मैं एक जितने भी आपके पास पड़े हुए हैं जो कि किसी भी नंबर के साथ रिलेटिवली प्राइम हो सकते हैं उन सब को कंसिडर कर लें, और जो जितनी भी उनकी पावर्स आ रही हैं उनके हिसाब से आपने एक ऐसी पावर चूज करनी है जो कि उन सब को कंग्रेंट कर दे 1 मॉड दैट नंबर के 1 मॉड m के। अब मैं इसी को यूज करता हूँ फर्दर कुछ पहले एक्सप्लेनेशंस के लिए, और फिर इसको यूज करेंगे हम लेजेंडर का थ्योरम प्रूव करने के लिए कि हर प्राइम नंबर जो है उसका प्रिमिटिव रूट एग्जिस्ट करता है। पहले ये देखें, फॉर लीस्ट यूनिवर्सल एक्सपोनेंट u देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर c सच दैट द ऑर्डर ऑफ c इज इक्वल टू u। कि अगर आप लीस्ट यूनिवर्सल एक्सपोनेंट बना लेते हैं तो उसके लिए एक नंबर भी जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसका वो लीस्ट यूनिवर्सल एक्सपोनेंट जो है वो ऑर्डर होगा। अभी तक हमने ऐसी कोई बात नहीं की डेफिनेशन के अंदर। अभी हमने सिर्फ बाकी सारे नंबर्स देखे और उन सब के नंबर्स के हिसाब से कहा कि इन सब के लिए जो भी मल्टीपल बनता है वो सब नंबर के लिए काम करेगा। सो लेट u इज द लीस्ट यूनिवर्सल एक्सपोनेंट फॉर सम नंबर m। इसका मतलब ये होगा कि a raised to power u is congruent to 1 mod m for all a which are relatively prime with 1। लेकिन हमें ये पता है कि every order of a must divide u। ये हमारा लास्ट लेक्चर का रिजल्ट था कि ऑर्डर ऑफ ए फॉर एवरी ए मस्ट डिवाइड यू, और यू ऐसा सबसे छोटा है जिसकी कंग्रेंट करने से 1 मॉड आ जाता है। इसका मतलब है कि यू इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ऑल द ऑर्डर्स ऑफ एज। अब इसके ऊपर वो रिजल्ट यूज किया जा सकता है कि अगर आपके पास मुख्तलिफ ऑर्डर पड़े हुए हैं और आपको उन एलिमेंट्स का पता है कि किस किस का ऑर्डर है, तो आप उन सब ऑर्डर्स का अगर एलसीएम ले लें तो उसके लिए भी एक एलिमेंट आ जाएगा। एंड बाय प्रीवियस रिजल्ट वी कैन कंस्ट्रक्ट an element C such that the order of C should be the least common multiple of whose orders of A such that A and M are GCD। इनका GCD 1 है, A और M का जो GCD है वो 1 है, यानी कि A और M जो रिलेटिवली प्राइम है। इन सब का LCM कंसिडर किया जा सकता है।
लेकिन ऊपर हम ये क्लेम कर रहे हैं कि इनका एलसीएम जो है u है। दिस मीन्स कि ऑर्डर ऑफ c इज एग्जैक्टली u, जो कंप्लीट करता है हमारा यहाँ थ्योरम। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी भी m के लिए लीस्ट यूनिवर्सल एक्सपोनेंट निकाल ली है तो एक एलिमेंट भी कम से कम जरूर पड़ा होगा जिसका एग्जैक्टली वो ऑर्डर होगा। तो लास्ट एक्सरसाइज बड़ी सिंपल थी क्योंकि सबके लिए हमारे पास जो पावर आ रही थी वो 2 थी, तो उसका जो लीस्ट यूनिवर्सल एक्सपोनेंट है वो भी 2 ही बन गया। तो अब आप कहते हैं कि 2 के लिए मुझे एक नंबर चाहिए जिसका वो ऑर्डर हो, तो वो सारे के सारे ही है। मिसाल के तौर पे 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है। 1 ट्रिवियल केस है इसलिए मैं उसको कंसिडर नहीं करूंगा। तो वो सारे के सारे ऐसे नंबर्स हैं जिनका 2 ऑर्डर है, तो मुझे कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर एक का ऑर्डर 2 हो, एक ऑर्डर 3 हो, तो इन दैट केस मुझे ऑर्डर 6 के लिए एक एलिमेंट कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा क्योंकि 2 और 3 का जो मल्टीपल है वो 6 है। तो लास्ट थ्योरम ये सिर्फ और सिर्फ ये इंश्योर करता है कि आप वो एलिमेंट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं सच दैट कि उसका ऑर्डर जो होगा वो लीस्ट यूनिवर्सल एक्सपोनेंट होगा। नेक्स्ट सवाल बड़ी सिंपल है कि अगर लीस्ट यूनिवर्सल एक्सपोनेंट फाई ऑफ m के बराबर हो जाए तो m जो है वो एक प्रिमिटिव रूट होगा। सो let u, which is least universal exponent, is equal to phi of m। इसका मतलब है that is u बराबर कर लिया phi of m के, then by previous corollary there exists an element whose order is u। u बराबर है phi of m के। इसका मतलब है कि there exists an element a, there exists an element a such that whose order is equal to phi of m। ये एग्जैक्टली डेफिनेशन है प्रिमिटिव रूट की। इसका मतलब है कि a इज द प्रिमिटिव रूट ऑफ m। ये सिंपल सा प्रूफ है इसका कि भाई अगर आप ये कहते हैं कि हर लीस्ट यूनिवर्सल एक्सपोनेंट के लिए एक एलिमेंट बनाया जा सकता है जिसका वो ऑर्डर हो जाएगा, और ये भी कह रहे हैं कि लीस्ट यूनिवर्सल एक्सपोनेंट जो है वो एग्जैक्टली एलएफई फंक्शन के बराबर हो गया। इसका मतलब है कि एक ऐसा एलिमेंट कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है जिसका ऑर्डर एग्जैक्टली फाई ऑफ m होगा, और ये एग्जैक्टली डेफिनेशन है प्रिमिटिव रूट की। तो वो हमने एलिमेंट जो है उसी को कहती है जो हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि वही प्रिमिटिव रूट होगा m का। अब हम चलते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे लेजेंडर के थ्योरम की तरफ। लेजेंडर थ्योरम ये क्लेम करता है कि एवरी प्राइम हैज अ प्रिमिटिव रूट, और इसके लिए मैं जो लेक्चर 13 के अंदर हमने एक प्रूफ किया था कि एक पॉलिनोमियल कांग्रेस जो है अगर मॉड पी के अंदर कंसिडर की जाए तो उसके मैक्सिमम सॉल्यूशंस कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो सकते हैं। तो हमने वो प्रूफ किया था कि जितनी उसकी डिग्री है उतने हो सकते हैं। तो वो रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसको लेजेंडर के थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। और हिस्टोरिकली मोर और लेस जितने भी बाद में भी थ्योरम्स आए उन्होंने उसी रिजल्ट को यूज किया लेग्रांज के, क्योंकि वो एक पॉलिनोमियल बना लेते हैं और फिर देखते हैं कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं, तो उसकी बेस के ऊपर ये रिजल्ट निकल सकता है। तो हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से प्रूव करते हैं। तो हमने ये प्रूव करना है कि एवरी प्राइम हैज अ प्रिमिटिव रूट। लेट m is equal to p, a prime number, and a m के साथ GCD इसका 1 रख लेते हैं। अब मैंने ये प्रूव करना है कि हर प्राइम के लिए एक प्रिमिटिव रूट है। चूज करते हैं, चूज u be the least universal exponent of p। ये इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, ये इसकी एग्जिस्टेंस हमेशा होगी। आपने p मॉड रख लिया, जितने a भी उस p के साथ रिलेटिवली प्राइम आ रहे थे उन सब के ऑर्डर्स कैलकुलेट कर लिए और उन सारे ऑर्डर्स का एलसीएम ले लिया, तो ये आपके पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ जाएगा उन सारे ऑर्डर्स का। और वो सारे के सारे ऐसे होंगे क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल सारे ऑर्डर्स के, तो हर नंबर के ऊपर रखने से उसकी ऑर्डर इनटू समथिंग होगा, तो उसका ऑर्डर 1 हो जाएगा, बाकी जो मर्जी हो रहा, तो ये हर नंबर के लिए काम करेगा। अब
मैं इस u की बेस के ऊपर एक इक्वेशन कंसिडर करता हूं, x u इज कंग्रुएंट टू 1 mod p। इस कांग्रेस के लाग्रांज थ्योरम बताती है कि मैक्सिमम सॉल्यूशंस कितने हो सकते हैं। सो बाय लाग्रांज थ्योरम द अबव कांग्रेस modulo m which is p has at most u solutions। इसके u से ज़्यादा solutions नहीं हो सकते। अब हम वैसे इसके solutions जो है देखने की कोशिश करते हैं कि इसके कौन कौन से solutions हैं। सो मैं p mod के अंदर मेरे पास रेजिड्यू सिस्टम आता है। रेजिड्यू सिस्टम इज 1 से शुरू करूंगा क्योंकि मेरे पास जीसीडी कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो रिस्ट्रिक्शन है 1 2 अप टू p माइनस 1। ये सारे के सारे नंबर्स जो है क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कि a और m के साथ जो कि हमने p लिया उसके साथ रिलेटिवली प्राइम होंगे, तो ये सारे के सारे इसको सेटिस्फाई करते हैं। और u आपने लिया हुआ है इन सारे नंबर का लीस्ट यूनिवर्सल एक्सपोनेंट, तो इसका मतलब है कि 1 की पावर u भी कंग्रुएंट होगी 1 mod p के, 2 की पावर u भी कंग्रुएंट होगी 1 mod p के, एंड सो ऑन जितने भी नंबर हैं p माइनस 1 तक ये भी कंग्रुएंट होगी 1 mod p के। अगर ये सारे के सारे इसके सॉल्यूशंस हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि कम से कम ये तो सॉल्यूशंस हैं। दिस मीन्स के x is to per u congruent to 1 mod p has at least p minus 1 solutions। ये कहते हैं कि इसके एट मोस्ट, लाग्रांज थ्योरम कहता है कि इसके एट मोस्ट u सॉल्यूशंस हो सकते हैं, और ये कहता है कि इसके एट लीस्ट p माइनस 1 सॉल्यूशंस हैं। तो हमारा क्लेम ये है कि कितने सॉल्यूशंस होंगे, हाउ मेनी सॉल्यूशंस। फॉर x u congruent to 1 mod p के, तो p माइनस 1 से नीचे तो नहीं जा सकते, वो तो जारी बात है क्योंकि p माइनस 1 तो मैंने बता दिए कि ये सॉल्यूशंस हैं। क्या p माइनस 1 से ऊपर जा सकते हैं? तो आपके पास इस के मैक्सिमम सॉल्यूशंस जो है वो u होने थे। u का p माइनस 1 के साथ क्या रिलेशन है, लेट्स सी। अब u की हमने वैल्यू u का रिलेशन देखना है p माइनस 1 के साथ, तो p माइनस 1 उसके सारे के सारे सॉल्यूशंस आ गए, क्योंकि मॉड p के साथ अगर आप कंसिडर करें तो जितने आ सकते थे उससे ज्यादा सॉल्यूशंस नहीं हो सकते, क्योंकि आपने कहा कि कम से कम p माइनस 1 होंगे। लेकिन अगर आप मॉड p के अंदर देखें तो मॉड p के अंदर आपके पास कांग्रेस क्लासेस कौन कौन सी आती हैं, 0 से लेके p माइनस 1 तक। 0 आप कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि आप a और p का जीसीडी 1 रखना चाहते हैं, तो 0 जब आप कंसिडर कर देंगे तो जीसीडी उसके लिए डिफाइन नहीं है। अब मैक्सिमम अगर u सॉल्यूशंस हो सकते हैं तो u और p के अंदर क्या रिलेशन होगा, दिस इंप्लाइज दैट u शुड बी इक्वल टू p माइनस 1। इसके अलावा पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि u मैक्सिमम सॉल्यूशन थे और मैक्सिमम जो है p माइनस 1 आ रहे हैं, इससे ज्यादा कोई नहीं आ रहा, तो u बराबर होगा p माइनस 1 के। अगर आपके पास m की वैल्यू p हो तो फाई ऑफ m की वैल्यू क्या आएगी, इट इज p माइनस 1 क्योंकि m प्राइम हो गया। इसका मतलब है कि आप ये क्लेम कर रहे हैं कि u बराबर हो जाएगा फाई ऑफ p के। अभी हमने एक रिजल्ट किया ऑलरेडी कि अगर लीस्ट यूनिवर्सल एक्सपोनेंट जो है वो फाई ऑफ m के बराबर हो जाए तो उसका प्रिमिटिव रूट जरूर होता है। इफ लीस्ट यूनिवर्सल एक्सपोनेंट इज इक्वल टू फाई ऑफ m, then m has a primitive root। अब ये ऊपर वाले केस के अंदर हमारे पास ये जो लीस्ट यूनिवर्सल एक्सपोनेंट है ये एग्जैक्टली फाई ऑफ m के बराबर हो गया। इसका मतलब है कि m विच इज बेसिकली a प्राइम मस्ट हैव a primitive root, और इस तरीके से हम इसको कंक्लूड करते हैं। तो ये जो सेट है 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन,
इन नंबर्स के मुताबिक मुझे श्योर है कि इनके प्रिमिटिव रूट्स जरूर एग्जिस्ट करेंगे, बाकी उनके करें ना करें। अब हम कैरेक्टराइजेशन करना चाहते हैं प्रिमिटिव रूट्स की, यानी कि हम देखना चाहते हैं कि अगर लेट्स सपोज मेरे पास एक m गिवन है और मैं मुख्तलिफ नंबर्स को चेक कर रहा हूँ कि ये इसके प्रिमिटिव रूट है या नहीं है, तो कैसे चेक करूँ। तो उसके लिए मैं कुछ कंडीशंस बनाऊंगा, यानी इफ एंड ओनली इफ कंडीशंस, जो कि मैं कैरेक्टराइजेशन के तौर पे यूज करूंगा। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो उसका फायदा ये होगा कि वो यकीन प्रिमिटिव रूट होगा, और अगर प्रिमिटिव रूट है तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका रिवर्स यूज किया जा सकता है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो वो प्रिमिटिव रूट भी नहीं हो सकता। अब पहली जो कैरेक्टराइजेशन हम करते हैं ये है कि अगर m मैं कोई नंबर चूज करूं तो प्रिमिटिव रूट के लिए पहली ये है कि उसको m के साथ रिलेटिवली प्राइम होना चाहिए। सो g शुड बी अ प्रिमिटिव रूट इफ एंड ओनली इफ के फाई ऑफ m ऊपर लगा के उसके नीचे अगर मैं कोई भी प्राइम डिवाइजर लगाऊंगा फाई ऑफ m का, तो वो कांग्रुएंट नहीं आना चाहिए 1 mod m के। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो सारे प्राइम डिवाइजर्स के लिए, तो जो नंबर आपने g चूज किया हुआ है वो प्रिमिटिव रूट बन जाएगा। तो पहले प्रूव करते हैं और फिर इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। So suppose first this side से suppose g is primitive root। primitive root की डेफिनेशन ये है कि इसका जो ऑर्डर होता है वो आलर फ्री फंक्शन ऑफ मॉडुलो के बराबर हो जाए। दिस इम्प्लाइज कि ऑर्डर ऑफ g is equal to phi of m। और ऑर्डर ऑफ जी का मतलब है कि मिनिमम ऐसा नंबर सच दैट कि ए की वो पावर अगर रेस की जाए तो कांग्रुएंट आएगा 1 mod m के। अब चूज करें, नाउ चूज एनी प्राइम डिवाइजर q ऑफ phi of m। देन ये चीज ऑब्वियस है कि जब उसमें से कोई चीज आप कम कर देंगे तो वो स्ट्रिक्टली लेस हो जाएगा पाई ऑफ m के। अब आपने ये कंसिडर किया a रेज़ टू पावर phi of m ओवर q इज कांग्रुएंट टू व्हाट mod m, ये आपका क्वेश्चन है। तो ऑर्डर ऑफ g जो है वो phi of m के बराबर थे, और ऑर्डर ऑफ g ऐसा सबसे छोटा नंबर होता है जो कांग्रुएंट 1 mod m की हो जाए। तो अगर आप इससे भी छोटे के ऊपर जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये नंबर जो है ये ऑर्डर से छोटा पड़ा हुआ है, phi of m एग्जैक्टली बराबर है ऑर्डर ऑफ g के। तो ऑर्डर ऑफ g क्योंकि सबसे छोटा नंबर होता है जो कांग्रुएंट टू 1 mod m देता है, तो जब आप इससे भी छोटे जाएंगे तो वो कभी भी कांग्रुएंट टू 1 mod नहीं देगा। दिस मीन्स कि दिस विल नेवर बी कांग्रुएंट टू 1 mod m। तो ये सीधा तरीका तो ये था कि अगर हम ये प्रूव कर लें, अज्यूम कर लें कि जी प्रिमिटिव रूट है तो ये चीज सेटिस्फाई होती है। अब मैंने जो इसका कन्वर्स प्रूफ करना है कि अगर ये चीज सेटिस्फाई ना हो रही हो तो वो प्रिमिटिव रूट भी नहीं हो सकता। तो इसको देखते हैं। तो मैं बेसिकली जो मैंने स्टेटमेंट दी है मैं काउंटर पॉजिटिविटी के तरीके से प्रूफ करना चाहता हूँ। सो जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है वो ये है कि इफ g रेज़ टू पावर phi of m over q is not congruent to 1 mod m for all q divisors phi of m, then g is the primitive root। सो मैं स्टेटमेंट जो प्रूफ करना चाहता हूँ मुझे इसकी प्रूफ करने के मैं इसकी काउंटर पॉजिटिविटी प्रूफ कर देता हूँ। इफ g is not the primitive root, then g phi of m over q is congruent to 1 mod m for some prime divisor q of phi of m। सो ये दो स्टेटमेंट जो लिखी हुई एक दूसरे की काउंटर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है। मैं ये प्रूफ करना था ओरिजिनली थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, लेकिन इसको प्रूफ करने के बजाय मैं इसकी काउंटर पॉजिटिविटी प्रूफ कर देता हूँ कि इफ g इज नॉट प्रिमिटिव देन ये जो
इक्वालिटी कांग्रेस के अंदर तब्दील हो जाएगी फॉर सम प्राइम डिवाइजर ऑफ 5m। इफ g इज, इसको आप सपोज कर लेते हैं, सपोज g इज नॉट द प्रिमिटिव रूट, दिस इम्प्लाइज कि जो ऑर्डर ऑफ g है वो एटलीस्ट बराबर नहीं है 5m के, क्योंकि ये डेफिनेशन है प्रिमिटिव रूट की। अगर बराबर नहीं है तो क्या रिलेशन है, बड़ा होगा ये छोटा होगा। और हमने ये सबसे जो स्लाइड शुरू की थी आज की, उसके अंदर हमने देखा था कि किसी भी नंबर के ऑर्डर के अंदर और 5m के अंदर एक रिलेशन है कि ऑर्डर कभी भी एक्सीड नहीं कर सकता 5m को। तो अगर बराबर नहीं है तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बची कि ऑर्डर ऑफ g जो है वो स्ट्रिक्टली लेस होगा 5m के। मोर ओवर हमने फिर ये भी प्रूफ किया था कि ऑर्डर ऑफ g जो है वो डिवाइजर होगा 5m का, क्योंकि ऑर्डर ऑफ g वो सबसे ऐसा छोटा नंबर है जिसके लिए g की पावर कंग्रुएंट टू 1 mod m आ जाएगी, और 5m बाय आयलर थ्योरम हमेशा ये देगा g रेज़्ड टू 5m इज कंग्रुएंट टू 1 mod m। तो ये वाला जो नंबर ऑर्डर है इसको जरूर डिवाइड करेगा। दिस मीन्स देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर k such that 5m is equal to order of g into k, ये हमारे पास आ जाएगा। हम अब कोई भी एक प्राइम डिवाइजर q का चूज कर लेते हैं जो कि 5m का भी हो और k का भी हो, क्योंकि 5m जो है बराबर है ऑर्डर ऑफ g into k। सो चूज एनी प्राइम डिवाइजर q of k, then obviously q is also prime divisor क्योंकि ये अगर लेफ्ट राइट हैंड साइड का प्राइम डिवाइजर होगा तो लेफ्ट का भी होगा, क्योंकि लेफ्ट और राइट में क्लेम करो बराबर है। अब मैं कंसिडर करता हूँ a रेज़्ड टू पावर 5m और डिवाइडेड बाय q जो कि इसका प्राइम डिवाइजर लिया है, ये बराबर किसके आएगा a रेज़्ड टू पावर ऑर्डर ऑफ g इंटू k ओवर q। q मैंने कहा कि ऐसा चूज करना कि वो k का भी डिवाइजर हो, इसका मतलब है कि इस q को लैदा किया जा सकता है इस k के साथ, तो a इंटू ऑर्डर ऑफ g इंटू k ओवर q। अब ये जो चीज है ये मॉड m में किसके बराबर होगी, किसी भी नंबर के ऊपर उसका अगर ऑर्डर लगा दिया जाए तो वो किस चीज के बराबर होगा। सो ये सारे के सारे सॉरी जी कंसिडर किए हुए हैं क्योंकि हम जी की बात कर रहे हैं। सो जी के ऊपर मैंने ये कंसिडर करना था, मैं ये प्रूफ करना था कि जी रेज़्ड टू पावर इज कंग्रुएंट टू 1 mod m। तो मैंने जी लगा दिए और ऊपर सारे के सारे ऑर्डर ऑफ जी है, तो नीचे जी और ऊपर ऑर्डर ऑफ जी है, तो ये कंग्रुएंट होगा 1 के और पावर k बाय q। तो जो मर्जी पावर आ रही है तो फाइनली आंसर ये आया जी रेज़्ड टू पावर 5m by q is congruent to 1 mod m। मुझे एक डिवाइजर कम से कम मिल गया जिसके लिए ट्रू हो रहा है, तो मैंने ये प्रूफ कर दिया, और अगर ये प्रूफ हो गया तो ये ऑटोमेटिकली प्रूफ हो गया। दिस कंक्लूड्स द थ्योरम। तो समहाउ हमने एक कैरेक्टराइजेशन बना ली कि किस तरीके से हम एक नंबर को ये चेक कर सकते हैं कि ये भाई इसका प्रिमिटिव रूट है या नहीं है। तो एक एग्जांपल देखते हैं उसका कोई फायदा भी है या नहीं है। m चूज करते हैं, से थोड़ा सा पहले हमने 7 के लिए देखा था कि 2 प्रिमिटिव रूट है, 5 के लिए देखा था, अब 11 के लिए कंसिडर करते हैं। a मैंने g की वैल्यू जो इधर है वो चूज कर ली 2, तो g एंड m दे आर relatively prime, of course 2 and 11 is relatively prime। 5 of m कैलकुलेट करना है, 5 of m कैलकुलेट करते हैं, 5 of 11, ये क्योंकि प्राइम नंबर है तो इसका आंसर आएगा p minus 1 which is 10। ये कैलकुलेट कर लिया। अब इसके जो प्राइम डिवाइजर्स हैं वो कौन कौन से हैं 5 of m के। हमारा रिजल्ट ये है कि अगर ये सारे के सारे प्राइम डिवाइजर्स को रिड्यूस करने के बाद भी अगर ये कंग्रुएंट 1 ना आए तो 2 जो है वो इसका प्रिमिटिव रूट बन जाएगा। तो प्राइम डिवाइजर्स ऑफ 10 आर
सो 1, 2, 5 और 10 टोटल डिवाइसेस हैं, इनमें से प्राइम नंबर सिर्फ 2 और 5 है। अगर मैं फाई ऑफ एम क्यू को कंसिडर करूं तो मेरे पास दो ऑप्शंस आ रही हैं, फाई ऑफ 11/2 एंड फाई ऑफ 11/5। ये मैंने कैलकुलेट किया हुआ है 10, तो 10/2 5 एंड 10/5 2। तो मेरे पास 2⁵ जो है वो कंग्रेंट नहीं होना चाहिए 1 mod 11 के, और 2 स्क्वायर कंग्रेंट नहीं होना चाहिए 1 mod 11 के। अगर ये दोनों चीजें ट्रू हो गई तो 2 जो है वो प्रिमिटिव रूट हो जाएगा बाय प्रीवियस रूल। तो पहले 2 स्क्वायर देखते हैं। 2 स्क्वायर जो है इज कंग्रेंट टू 4 mod 11, तो इसका मतलब है कि ये चीज ट्रू है। 2⁵5 चेक करना है, 2 2 2 2 एंड 2, 2 2s are 4, 2s are 8, 8 2s are 16, तो 16 तक रिमाइंडर देख लेते हैं। 16 का रिमाइंडर 11 के हिसाब से क्या आएगा 5, एंड 5 into 2 is 10, तो 2⁵5 कंग्रेंट आ गई 10 mod 11 के। ना 4 1 के कंग्रेंट है 11 में, ना 10 कंग्रेंट है 1 की, ये दोनों ट्रू हो गई। इसका मतलब है कि जो भी फाई ऑफ एम के प्राइम डिवाइजर्स थे उनके लिए कंग्रेंट नहीं दे रही। इसका मतलब ये है कि 2 इज द प्रिमिटिव रूट ऑफ 11, और दूसरे लफ्जों में ऑर्डर ऑफ 2 जो है वो भी एग्जैक्टली 10 होगा। तो मैंने दोनों चीजें इसे कंक्लूड कर ली। अब देखें, इसके अंदर मैंने 2 की पावर्स 10 तक लेके जाके उसका ऑर्डर कैलकुलेट नहीं किया, वो यकीनी तौर पे यही आएगा। मिसाल के तौर पे 2⁵5 या 10 आ रहा है, जब आप 2⁵10 कैलकुलेट करेंगे तो 5 into 5 होगा, इसका मतलब है 10 into 10 होगा, तो 10 into 10 is 100, और 11 के हिसाब से देखेंगे तो 1 आ जाएगा। तो वाकई 2 का ऑर्डर जो है वो 10 ही है। लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ इधर से कंक्लूड किया कि मुझे ये पता लग रहा है कि 2 प्रिमिटिव रूट हो गया है प्रीवियस रिजल्ट को यूज करके। तो इफ 2 इज अ प्रिमिटिव रूट देन इट्स ऑर्डर शुड बी इक्वल टू फाई ऑफ एम। तो फाई ऑफ एम मेरे पास 11 है, तो फाई ऑफ 11 इज 10, तो इसका मतलब है कि 2 का ऑर्डर एग्जैक्टली 10 होना चाहिए। एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टराइजेशन है प्रिमिटिव रूट्स को चेक करने के लिए। हम m की वैल्यू को थोड़ी सी बड़ी रख लेते हैं, से 19 है, और मैं 2 को चेक करता हूं कि g इज इक्वल टू इज अ प्रिमिटिव रूट और नॉट। तो अगर हमने प्रीवियस थ्योरम अप्लाई करना तो किस तरह करेंगे? पहले मैं फाई ऑफ m कैलकुलेट करूंगा, इट इज 19 माइनस 1 विच इज 18, तो ये 18 आ गया। 18 के डिवाइसेस प्राइम कौन कौन से हैं? सो 18 की अगर आपको ये आसानी से देखना हो तो इसकी फैक्टराइजेशन लिख लें, इज 2 into 3 स्क्वायर 9 into 2। तो प्राइम डिवाइजर इसके सिर्फ 2 है और 3 है, और कोई प्राइम नंबर इसका डिवाइजर नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर अगर आप करेंगे तो ये 6 भी बन जाएगा, 3 2 6 है, लेकिन वो प्राइम नहीं रहेगा क्योंकि 2 प्राइम उसके अंदर शामिल हो जाएंगे, यानी कि उसकी डिकम्पोजिशन लिखी जा सकती है। तो अगर आपने सिर्फ प्राइम डिवाइजर देखनी हो तो नंबर लिख लें, और जितने भी प्राइम्स उसके अंदर आ रहे हैं उसको पावर्स को अदा करके देख लें, तो वही सिर्फ एग्जैक्टली प्राइम डिवाइजर्स हैं। अब इसका मतलब ये है कि G should not be congruent to 1 mod m for Q prime divisors of phi of m। अब phi of m मेरे पास आ गया 18, सो 18 बाय फर्स्ट प्राइम डिवाइजर 18/2 क्या आएगा? So 2 into 18/2 should not be congruent to 1 mod 19, and 2 raised to power 18 by second is 3 should be congruent, not be congruent to 1 mod 19। So ये मेरे पास आ रहा है 2 raised to power 9 should not be congruent to 1 mod 19, and 2 raised to power 6 should not be congruent to 1 mod 19। तो ये डिसाइड कर देगा कि 2 प्रिमिटिव रूट है या नहीं है, यानी कि 2 का ऑर्डर 18 है या नहीं है। तो अगर आप उस तरीके से देखें डेफिनेशन के हिसाब से, तो 2 की पावर 18 कैलकुलेट करेंगे तो फिर पता लगेगा कि ये इसका ऑर्डर है, और बाकी सब पीछे में से किसी के अंदर भी वो कंग्रेंट 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर वो लीस्ट पॉजिटिव नंबर होता है। तो अगर 18 से पहले हो गया तो कभी भी ऑर्डर नहीं हो सकता।
तो इसका मतलब है कि मुझे 18 तक कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो फिर मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि ऑर्डर है या नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके से चलूँ तो मुझे डायरेक्टली पता लग जाएगा कि ये प्रिमिटिव रूट है या नहीं है, और प्रिमिटिव रूट वही होता है जिसका ऑर्डर एग्जैक्टली 5 ऑफ उस नंबर के बराबर हो। तो इस सिर्फ 2 कंग्रेसेस को मैंने चेक करना है। पहले ये कंग्रेस चेक करते हैं। सो मैं इसको 2⁹ को स्प्लिट कर लेता हूँ जब तक मैं आसानी से कैलकुलेट कर सकूँ। सो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 और 32। सो मैं इसको 2 4 2 4 एंड 2 स्क्वायर इसमें कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि ये दोनों कैलकुलेट करना आसान हो। तो पहले देख लेता हूँ 2⁴ कंग्रेंट किसके है, मॉड 19 के अंदर। सो 2⁴ इज 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16। तो 16 जो है ये -3 के कंग्रेंट है। तो 2⁴ इंटू दिस वन इज 1। सो आपके पास ये है। सो 2⁴ जो है वो -3 के है क्योंकि ये आपके पास 16 आ रहा है। 16 के अंदर ये +3 करेंगे तो ये कंग्रेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 2⁴ इंटू 2⁴ बराबर हो जाएगा 9 मॉड 19 के, और एक 2 आपने और ऐड करना है। तो 2⁴ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 इंटू 9 इज 18 मॉड 19 के। तो ये जो चीज़ है 2⁹ इट इज कंग्रेंट टू 18 मॉड 19। और 4 का आपको पता है कि -3 के बराबर है, तो इसके साथ अगर 2 करेंगे तो दूसरा भी आंसर आ जाएगा -6 मॉड 19। और -6 किसके बराबर है, ये हमने देखा था कि हम इसके अंदर सिर्फ 19 ऐड कर देंगे। तो -6 में 19 ऐड करें तो इट इज 13 मॉड 19। ये दोनों कंग्रेंट 1 मॉड 19 के नहीं आ रहे, इसका मतलब है कि ये थ्योरम सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब है कि 2 इज द प्रिमिटिव रूट मॉड 19, यानी कि 2 का ऑर्डर एग्जैक्टली 18 है। आज का जो लास्ट रिजल्ट है वो हम प्रूव करना चाहते हैं। जो फर्मा थ्योरम है समहाउ उसका कन्वर्स है। इसका थ्योरम का जो नाम है ये मैथमेटिशियन लुकास की वजह से है। फर्मा थ्योरम हमने एग्जैक्टली फर्मा थ्योरम तो नहीं, लेकिन फर्मा थ्योरम की अगर आप स्टेटमेंट याद करें तो फर्मा थ्योरम की स्टेटमेंट ये थी कि a⁻p−1 शुड बी कंग्रेंट टू 1 मॉड p, या a⁻p इज कंग्रेंट टू a मॉड p। और वो इसका ऑर्डर आ रहा था क्योंकि 5 ऑफ p का आंसर p−1 आएगा। तो इधर आपके पास एग्जैक्टली इसका उल्टा लगा हुआ है कि a⁻m−1 इज कंग्रेंट टू 1 मॉड m हो, और ये इससे पीछे किसी के ऊपर भी कंग्रेंट 1 ना हो, तो तब मैं ये क्लेम कर दूंगा कि m जो है वो एक प्राइम नंबर है। देन m शुड बी अ प्राइम नंबर। सो ये लुकास थ्योरम है जो समहाउ हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये फर्मास थ्योरम का रिवर्स है। तो फर्मास थ्योरम दोबारा एक दफा मैं इधर लिख देता हूँ। a और m जो है, सॉरी m की जगह p है। a और p अगर रिलेटिवली प्राइम हो तो a⁻p−1 जो है वो कंग्रेंट होगा 1 मॉड p के। और अगर आपके पास ये p का अगर आप 5 ऑफ p लेंगे यानी आइलर फ्री फंक्शन, तो एग्जैक्टली p−1 आएगा। तो इसका मतलब है कि इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, a⁻5 ऑफ p शुड बी कंग्रेंट टू 1 मॉड p। तो अगर p प्राइम हो, a से रिलेटिवली प्राइम हो, तो ये आंसर आता है। अभी उसका समहाउ रिवर्स है कि अगर a⁻m−1 कंग्रेंट 1 मॉड m के आ जाए और साथ ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो कि किसी भी प्राइम डिवाइजर के लिए वो उससे कम नहीं हो सकता, तो फिर ये जो m लगा होगा ये असल में m आम नंबर नहीं होगा बल्कि एक प्राइम नंबर होगा। तो इस सेंस में ये इसका कन्वर्स है। सो हम अज्यूम करते हैं कि a⁻m−1 is congruent to 1 mod m, and this is also true that a_m−1 over q is not congruent to 1 mod m for all q which divides m−1 and q is prime। जितने भी उसके प्राइम डिवाइजर्स हैं उनके ऊपर अगर आप कम कर लें तो ये 1 के मॉड के बराबर नहीं आती। अब जारी बात है कि a जो है एलिमेंट है, उसका कोई ना कोई ऑर्डर भी होगा। सो लेट d इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a। d जो है उसका m−1 के साथ क्या रिलेशन होगा, d मस्ट डिवाइड्स m−1। दिस इंप्लाइज m−1 इज इक्वल टू
d इंटू के, ये आ जाएगा। अब अगर मैं m-1 का कोई भी एक कंसिडर करूं प्राइम डिवाइजर, तो पॉसिबिलिटी है कि वो k का भी प्राइम डिवाइजर हो सकता है, क्योंकि आपने ये लिखा हुआ है फॉर एवरी प्राइम डिवाइजर। तो रिवर्स तरीके से जैसे हमने लास्ट थ्योरम में किया था कि मैं बजाय m-1 का प्राइम डिवाइजर चूज करने के मैं k का प्राइम डिवाइजर चूज कर लेता हूँ। सो लेट q बी अ प्राइम डिवाइजर ऑफ k और देन कंसिडर m-1 by q। तो a के ऊपर पावर लगाई m-1 by q, इधर आपके पास आ जाएगा a d k by q, क्योंकि q आपने डिवाइजर चूज किया हुआ k का m-1 का चूज करने के लिए। तो अगर k का डिवाइजर q है, प्राइम डिवाइजर है, तो m-1 का भी होगा। अब मैं इसको अलग कर लेता हूँ a d और पावर k by q। तो क्योंकि q इसका डिवाइजर था तो ये एक इंटीजर आएगा। अब ये कांग्रेंट किसके होगा? मॉड m के अंदर, क्योंकि a के ऊपर उसका ऑर्डर लग गया है, d ऑर्डर है a का, तो उसको कांग्रेंट 1 क्यों है, 1 रेज़ टू पावर k by q, और वो आंसर 1 आ जाएगा। लेकिन ये कॉन्ट्रडिक्शन है, ये मुमकिन नहीं है। आपने कहा हुआ है कि कोई भी प्राइम डिवाइजर आप चूज करें तो वो कांग्रेंट नहीं आ सकता 1 के। इसका मतलब ये है कि d डिवाइड करता है m-1 को, बट k इज 1। तो इसका मतलब है कि दिस इंप्लाइज m-1 इज इक्वल टू d, क्योंकि अगर इधर आप k की कोई भी वैल्यू रख देंगे तो मैं उसका प्राइम डिवाइजर ढूंढूंगा और कॉन्ट्रडिक्शन को लीड कर दूंगा। इसका मतलब है कि k की वैल्यू 1 होनी चाहिए, कि यानी कि उसमें से प्राइम डिवाइजर कोई ना मिले। अब मुझे ये पहले रिजल्ट ये निकला है कि m-1 जो है ये बराबर है d के, और d बराबर था ऑर्डर ऑफ a के। तो आपने निकाल लिया कि ऑर्डर ऑफ a जो है वो m-1 है। अब आइलर फी फंक्शन जो है वो नंबर चूज करता है विच आर लेस देन m एंड रिलेटिवली प्राइम। तो उसके पास टोटल चॉइसेस कितनी है? m-1। इससे ज्यादा तो कभी भी नहीं हो सकते, और ये अटेन होता है प्राइम नंबर के ऊपर, क्योंकि प्राइम नंबर के पीछे जितने नंबर पड़े होते हैं वो सारे के सारे रिलेटिवली प्राइम है। तो उससे पहले उसके अलावा तो ये किसी नंबर पे अटेन नहीं हो सकता, क्योंकि आपका डेफिनेशन ये है कि आइलर फी फंक्शन इज द काउंट ऑफ ऑल दोज नंबर्स विच आर रिलेटिवली प्राइम टू m। तो अगर आप सारे के सारे नंबर लिख लें तो हो सकता है कुछ हो कुछ ना हो, वर्स कम वर्स ये होगा कि सारे के सारे हो, लेकिन अगर कुछ है कुछ नहीं है तो ये हमेशा लेस हो जाएगा, और अगर सारे के सारे रिलेटिवली प्राइम हो तो ये बराबर हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास रिजल्ट हमेशा होगा। मोर ओवर ये रिजल्ट भी हमारे पास, अभी हमने सबसे पहले शुरू किया था लेक्चर, देखा था कि किसी नंबर का भी ऑर्डर जो है वो लेस देन रहता है आइलर फी फंक्शन ऑफ m से, तो इसका ऑर्डर भी लेस देन रहेगा। ऑर्डर आपने कैलकुलेट किया m-1, तो पता लगा m-1 लेस देन रह रहा है फाई ऑफ m के। इसको और इसको देखें, a और b को, ये कहता है कि फाई ऑफ m इज लेस देन इक्वल टू m-1, ये कहता है m-1 इज लेस देन इक्वल टू फाई ऑफ m। दिस मीन्स कि एक ही पॉसिबिलिटी है कि फाई ऑफ m बराबर हो m-1 के, और ये कब हो सकता है? इफ एंड ओनली इफ m इज प्राइम। यानी कि आपने एक नंबर चूज किया और पीछे जितने नंबर पड़े हुए थे सारे उसे रिलेटिवली प्राइम है। इसका मतलब है कि उसका कोई डिवाइजर नहीं है। अगर उसका कोई डिवाइजर नहीं है तो वह नंबर प्राइम होगा। तो ये प्रूव करता है लुकास थ्योरम को। आज के लेक्चर के अंदर जो हमने चीजें देखी हैं उसके अंदर सबसे पहले हमने प्रिमिटिव रूट डिफाइन किया है, वेरी इंपॉर्टेंट नोशन। इसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा हैं जो कि हम बाद में देखेंगे। तो हमने कहा कि अगर एक नंबर का ऑर्डर मैक्सिमम हो जाए, यानी कि फाई ऑफ m के बराबर हो जाए, देन a इज प्रिमिटिव रूट। फिर देखा कि प्रिमिटिव रूट ऑफ प्राइम जो है वो हो सकते हैं नहीं हो सकते, तो हमने प्रूफ किया लेजेंडर थ्योरम विच सेज कि फॉर एवरी प्राइम नंबर देयर शुड एग्जिस्ट अ प्रिमिटिव रूट। फिर हमने कहा कि इसको कंप्यूट कैसे करें। एक नंबर गिवन है तो कोई क्या रिड्यूस कर सकते हैं हम अपनी कैलकुलेशंस को, कि हम उस नंबर के बारे में कुछ चीजें चेक करें और पता लग जाए कि ये प्रिमिटिव रूट है या नहीं है। तो उसके लिए हमने वो प्राइम डिवाइजर वाला रिजल्ट प्रूफ किया। और फिर एक मैंने उसी की एप्लीकेशन के तौर पे वो जो प्राइम डिवाइजर्स थी उसी की एप्लीकेशन के तौर पे जो लुकास थ्योरम है वो प्रूफ किया, जो कि समहाउ कन्वर्स है फर्मास थ्योरम का। थैंक यू वेरी मच।